अरे क्या दिक्कत है इस बुढ़िया की, ठीक से काम भी नहीं करती। सारा घर मुझे ही साफ करना पड़ता है। ये आप किस तरह से पूछा लगा रही हैं? माँ जी, आपको ठीक से कचरा साफ करना भी नहीं आता। अरे क्या हुआ बेटी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मैं तो काम कर ही रही हूँ। मैं 3 दिन से देख रही हूँ, आपका काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। पोछा लगाने को कहो तो धूल मिट्टी रह जाती है, झाड़ू लगाने को कहो तो घर गंदा ही रहता है, सब्जियां काटने को कहो तो वो भी ठीक से नहीं होता। क्या मैं घर की नौकरानी हूँ जो आपके हिस्से का सारा काम भी मुझे ही करना पड़े? अरे बिटिया, मेरी बात तो सुन। क्यों सुबह सुबह इतना सुना रही है? क्या सुनूं? कितने दिनों से मैं ही सब काम कर रही हूँ। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है यहाँ शादी करके। मम्मी पापा ने कहा था घर गरीब का है लेकिन तुझे दुखी नहीं होने देंगे। अब पता चला कि ये घर गरीब का नहीं, अनपढ़ गवार लोगों का है। बेटी, मेरी उम्र का तो लिहाज कर। मैं जितना हो सकता है उतना काम तो करती हूँ तेरी मदद के लिए। कोई मदद नहीं करती आप। मैंने सुबह से सारा घर साफ किया है, कपड़े धो लिए हैं और रसोई भी चढ़ा दी है, और आप अभी तक ठीक से झाड़ू भी नहीं लगा पाई। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने भी सुबह सुबह सब्जियां काट दी, पानी भर दिया। अब मैं थक गई हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। माधुरी ललिता को सुनाते हुए बोले जा रही थी। तभी हरिलाल घर में आते हैं और सास बहू को लड़ते हुए देखते हैं। माहौल ठंडा करने के लिए बोलते हैं। अरे क्यों तुम दोनों सुबह सुबह लड़ाई कर रही हो? क्या हुआ? देखिए ना ससुर जी, मैंने मम्मी जी को सुबह से काम दिया था लेकिन उन्होंने अब तक नहीं किया। मुझे अभी कपड़े भी सुखाने हैं, अब कहाँ सुखाऊं? मैं कर देती हूँ, तू चिंता मत कर। अरे कोई बात नहीं, तेरी सास बूढ़ी हो गई है, अब उसे थोड़ा धीरे धीरे काम करने की आदत है। कुछ नहीं, बस मुझे ही नौकर बना कर रखा है इस घर में। माधुरी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। कपड़ों की बाल्टी वहीं पड़ी रह जाती है। हरिलाल उसे देखते हैं। ये बहू भी कितनी छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करती है। देखो, अब कपड़े रख कर ही चली गई। मेरी कोहनी की हड्डी में रोज दर्द रहता है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ? बहू समझती है कि मैं उसे नौकर बनाकर रखती हूँ। भला कौन सास अपनी बेटी जैसी बहू को नौकर बनाकर रखेगी? ललिता रोते रोते कपड़ों की बाल्टी उठाकर एक एक कपड़ा तार पर डालने लगती है। हरिलाल भी उसकी मदद करने लगते हैं। किशन और उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी खुद की जमीन नहीं थी, तो किशन दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और हरिलाल छोटा मोटा काम करके घर चलाते थे। दोनों बाप बेटे मेहनत करते, लेकिन माधुरी की अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी। अरे बहुत तेज धूप है, अब बस थोड़ा आराम करके रोटी खा लेता हूँ, बाद में काम कर लूंगा। सब मजदूर अपनी अपनी जगह बैठकर रोटियां खा रहे हैं। किशन टिफिन खोलता है। हे भगवान, 2 साल हो गए शादी को, आज भी माँ के हाथ की रोटियां बहुत याद आती है। माधुरी को तो रोटी बनाना तक नहीं आता, ऊपर से रोज कोई न कोई बहाना ढूंढती है और मेरी माँ और पिताजी से लड़ती रहती है। मैं तो शादी करके दुखी हो गया हूँ। उधर घर में माधुरी वही सुबह की बासी रोटियां और अचार अपनी सास ससुर को देती है। खुद के लिए नई नरम रोटियां बनाती है। अरे ललिता, ये रोटी इतनी सूखी क्यों है? मुझसे तो रोटी टूट भी नहीं रही है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कल मैं सवेरे जल्दी उठी थी, तब मैंने देखा बहू ने सुबह ही 3 लोगों के लिए रोटियां बना ली थी। वो रोज हमें सुबह की बनी रोटी खिलाती है और दोपहर को सिर्फ अपना खाना बनाती है। क्या कहा? बहू हमारे साथ ऐसा कर रही है? हाँ, क्योंकि उसे दोपहर में सोने की आदत है, तो वो खाना खाकर सो जाती है
बर्तन तो मैं मांजती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गोविंद की बेटी ऐसा करेगी। दोनों दुखी हो जाते हैं और बहुत मेहनत से रोटी तोड़ते हैं। उधर किचन में माधुरी अपनी कोमल रोटी दाल के साथ खा रही है। वाह, क्या दाल बनी है, और ये रोटी तो बहुत अच्छी है। हमारी किस्मत फूटी थी जो हमने अपने बेटे की शादी इससे कर दी। तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते और मैं अब नीचे बैठकर खा भी नहीं सकता। मेरे घुटनों में भी कितना दर्द रहता है, नहीं तो मैं ही सारा खाना बना लेता। अरे छोड़िए, कितना सोचेंगे इन बातों को। अब कितने दिन और कितने ताने सुनने हैं। इस खाने से तो मौत को ही अपनाना बेहतर है। कैसी बातें कर रही हो? वो भी क्या दिन थे। मोहन की तरह मैं भी खेतों में जाया करता था और दोस्तों के साथ खेत में ही ताजी सब्जियों से खाना बनाते थे। आहा, क्या दिन थे। दोनों ने खाना खा लिया। ललिता बर्तन रखने किचन में जाती है। अरे मम्मी जी, आपने खा लिया? हाँ बेटा, तो आप बर्तन कर लीजिए, मैं जरा आराम कर लेती हूँ। माधुरी किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। हरीलाल आंगन में खाट पर लेट जाते हैं। कितनी बेशर्म बहू है। मैं उसकी उम्र की थी तो किशन मेरी गोद में खेलता था, फिर भी पूरे घर में घूंघट में रहती थी। अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, मैंने तो उनसे एक काम तक नहीं करवाया था। इतनी तेज धूप में मेरा बेटा घर के लिए कमाने जाता है, सूखी रोटी खाकर इतना काम करता है। इस खेत में काम करते करते मैं इतने पैसे भी नहीं कमा पाऊंगा कि माँ की आंखों और पिताजी के घुटनों का इलाज करवा सकूं। मुझे कुछ और सोचना होगा, ऐसा कुछ जिससे मेरी आमदनी बढ़े। अपने माँ बाप की चिंता करते करते किशन काम पूरा करता है। शाम होने को है, वो घर की ओर चल देता है। पता नहीं आज घर जाकर क्या नई बात सुनने को मिलेगी। मुझे तो अब रोज घर जाने में भी डर लगने लगा है। सोचता हूं जाऊं भी या नहीं। आ गए तुम? कब से इंतजार कर रही थी। अरे सुनो, थोड़ी चाय बना दो। बात सुनो पहले। क्यों, क्या हुआ? आज फिर से कोई झगड़ा कर लिया होगा? और नहीं तो क्या, मैं तो थक गई हूँ रोज की चिक-चिक से। लेकिन माधुरी, हुआ क्या? क्या होगा? मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है। अब तो मैं जाती हूँ। ना तो मांजी मेरा कोई काम करती है, ना कोई बाई है। कितनी बेतुकी बातें कर रही हो माधुरी। माधुरी पैर पटक कर रोते हुए घर के अंदर चली जाती है और किशन दुखी होकर बैठ जाता है। माधुरी की आवाज सुनकर हरीलाल खड़े होकर किशन के पास आते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? बहू अभी बच्ची है, समझ जाएगी। उसने घर में इतना काम शायद पहले कभी नहीं किया होगा, इसीलिए दुखी हो जाती होगी। नहीं पिताजी, ये मेरी असफलता है कि मैं अपने माँ बाप को उनके रिटायरमेंट का अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूं और ना ही अपनी पत्नी को खुशी दे पा रहा हूं। बेटा ऐसा मत सोच, गांव के और बेटों से तू अच्छा काम करता है, बहुत मेहनती है तू। लेकिन माधुरी समझ नहीं रही, उसे तेरी जरूरत है। तू उसे समझा और उसे जो चाहिए वो लाकर दे बेटा। पिताजी, उसको तो बहुत सारा पैसा और बिना किसी काम के आरामदायक जीवन चाहिए, तो बेटा उसे दे दे, चिंता मत कर। घर के लिए कोई अच्छा सा काम धंधा ढूंढ ले, खुशियां अपने आप आ जाएंगी। पापा, आखिर एक मर्द का दर्द सिर्फ दूसरा मर्द या उसके पापा ही समझ सकते हैं। अरे बेटा, शेर कभी रोते नहीं, दहाड़ते हैं। जा, अब बहू को मना ले, उसे तेरे प्यार की जरूरत है बेटा। जी पिताजी,
पहले माँ से तो मिलूं। किशन माँ के पास जाता है, जो पहले से ही आंसू बहा रही थी। माँ, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? बेटा, अब मेरी बूढ़ी हड्डियां जवाब दे चुकी है। बहू को लगता है कि मैं उससे पूरा दिन काम करवाती हूँ, लेकिन आधे कामों में तो मैं उसकी सहायता करती हूँ। माँ, मुझे सब पता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ये बात समझे। नहीं बेटा, उसे कुछ मत कहना, नहीं तो वो तुझे भी हमारी तरह ही समझेगी। जा, उससे बात कर ले। किशन माधुरी के पास कमरे में जाता है। माधुरी उसे आते देख फिर रोने लगती है। हे भगवान, कैसी फूटी किस्मत लिखी है मेरी। न खाने को अच्छी रोटी, न कोई साथ देने वाला। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही मर जाती। माधुरी, ऐसी बातें मत करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम तीनों को खुश रखने की। तुम क्यों नहीं समझते? मम्मी पापा ने अपनी जिंदगी जी ली है, अब उन्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। तुम ऐसी बातें मत करो। मेरे पापा अभी भी छोटे मोटे काम करके घर चला रहे हैं और तुमको मैं कोई नौकरानी नहीं समझता। माधुरी मुंह फेर कर सो जाती है। किशन दुखी होकर सोचता है। ना कोई खाने को पूछता है, ना चाय मिली। रोज का यही हाल हो गया है। घर में 4 लोग हैं, लेकिन ना शांति है ना खुशी। अरे किशन भाई, तुम्हें पता है शहर में गांव से 10 लोगों की भर्ती होने वाली है। कैसी भर्ती भाई जी? नई कंपनी आई है, तनख्वाह 25,000 रुपए महीना और खाना न कंपनी की तरफ से। मैं तो जा रहा हूं। अरे वाह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो फिर तैयारी करो, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लो। अगर 25,000 मिले तो घर चलाना, पिताजी का इलाज और माधुरी के सपने सब पूरे हो सकते हैं। किशन सोचता है, 25,000 महीने की तनख्वाह और पापा भी 1,500 से 2,000 कमा लेंगे तो। माँ जी, रोटियां और अचार किचन में रखे हैं, आप खा लेना। मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। आज वही रहना है, वही खाऊंगी। आप बर्तन मांज कर रख देना, मैं दोपहर को आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। ललिता मन ही मन सोचती है। हाँ, तू दोपहर को वापस आ ही जाएगी। सोना जो होता है तुझे। यहाँ हम लोग सवेरे की ठंडी रोटी खाएंगे। सुबह के 10 बजे से माधुरी चली गई है, अभी तक नहीं आई। अभी तो 6 बजने में घड़ी के घंटे बाकी है। तभी किशन घर आता है। पिताजी, पिताजी, मैं शहर जाऊंगा। अरे अरे, क्यों चिल्ला रहा है बेटा? मोहन सारी बातें बताता है। तभी पीछे से माधुरी भी आ जाती है। वाह जी वाह, 25,000 महीना। हाँ, लेकिन वही रहना पड़ेगा। 2-3 महीने में आ भी नहीं पाऊंगा। अरे उसमें क्या है, इतने पैसे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं रह सकते? कोई औरतें काम कर रही हैं तो मुझे भी बुला लेना, ज्यादा पैसे कमाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम वहां आओगी तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना है। अरे पहले मुझे जाने तो दो। माधुरी का चेहरा उतर जाता है। वह सोचती है, कब जान छूटेगी इस गांव से। जाओ तुम, मुझे क्या, खुद तो चला जाएगा और इस बुढ़िया के पास मुझे अकेला छोड़ देगा। ऊपर से इसकी सेवा करूं अलग खाट पर। मैं अपने कागजात तैयार करता हूं। हाँ, मुझे कल सुबह नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। बस भगवान सब ठीक करे।
किशन अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर चल देता है। माधुरी गुस्से में देखती रह जाती है। अगर ये वही रह गया तो इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को घर से निकाल दूंगी और अकेली रहूंगी। कम से कम मुझे शांति तो मिलेगी। शाम को मोहन वापस आता है। माधुरी, कहाँ हो तुम? माँ, पिताजी, आप सब कहाँ हैं? मेरी नौकरी लग गई, परसों से जॉइनिंग है। कहाँ हैं आप सब? अरे वाह, अब तो मैं ढेर सारे कपड़े और गहने खरीदूंगी। बेटा, शहर में ध्यान से रहना और अपनी तबीयत का ख्याल रखना। पैसे संभाल कर रखना बेटा, शहरी लोग ठग लेते हैं। जी पिताजी, अब तनख्वाह आएगी, वो मैं थोड़ी थोड़ी यहां भेजा करूंगा और बाकी पैसे जोड़कर आपके जोड़ों के दर्द का इलाज करवाने के लिए जमा कर लूंगा। शहर में अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, फिर मां की आंखों का भी इलाज करवाना है। कितने काम है अब। क्यों नहीं बेटा, माधुरी को भी गहने दिलवा देना, भूल मत जाना। माधुरी झूठ मूठ हंसती है। किशन तैयारियों में लग जाता है। 2 दिन बाद उसे निकलना होता है। निकलते समय आशीर्वाद दीजिए माँ पिताजी, ये 10,000 रुपए हैं जो मैंने पिछले 2 सालों में जोड़े हैं घर खर्च के लिए। बेटा, मैं तो घर के लिए थोड़ा बहुत करता रहूंगा, अपनी माँ को दे दे। पिता के हाथ में पैसे जाते देख माधुरी को बहुत दुख होता है। मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा। रात को माधुरी अपनी सास से पूछती है। अरे मम्मी जी, वो पैसे कहाँ है जो आपके बेटे ने सुबह दिए थे? वो मैंने संभाल कर रख दिए हैं बेटा। क्या हुआ? आज गांव में चोर घुसे हैं, आप मुझे दे दीजिए, मैं कहीं और सुरक्षित रख दूं। ललिता समझ जाती है कि बहू झूठ बोल रही है, फिर भी पैसे दे देती है। माँ पापा का ख्याल रखना, अपने लिए भी समय निकालती रहना। मैं 3 महीने बाद ही आ पाऊंगा, हर महीने पैसे भेज दूंगा। किशन की चिट्ठी पढ़कर माधुरी खुश हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। घर में हर महीने अच्छे पैसे आने लगते हैं। ये कपड़े अभी तक नहीं भिगोए? अभी करती हूँ। ये झाड़ू लगाना कब सीखेगी? या अब मैं ही सब करूं? कर देती हूँ बेटा। ये बुढ़े की भी बीमारी पता नहीं कैसी है, दिन ब दिन चलना फिरना बंद होता जा रहा है। अब क्या मैं उसकी सेवा ही करती रहूं? माधुरी की यह बात जब ललिता सुनती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। बहू का बर्ताव तो हर दिन बदलता रहता है, कोई सेठानी की तरह मुझ पर हुक्म चला रही है। क्या करें? किशन के शहर जाने के बाद वो खुद को घर की मालकिन समझने लगी है। अब तो किशन ने उसको गहने भी बनवा दिए। फिर भी उसके नाम से बैंक में पैसे भी रखवाता है, उसको अब क्या दिक्कत है? अब तो माधुरी अपनी सास से झगड़े का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। वह अपनी सास ससुर से रोजाना लड़ने लगी। धीरे धीरे उन लोगों की किचकिच बढ़ने लगी और एक दिन किशन की खबर आई कि वह अगले 6 महीने के बाद ही घर आएगा। शहर में काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। अब तक माधुरी अपनी जिंदगी बदलने में घमंडी हो चुकी थी और किशन के 6 महीने तक घर न आने की खबर सुनकर उसने इसका फायदा उठाकर अपने सास ससुर को घर से ही निकाल दिया। निकल जाओ तुम दोनों हमारे घर से, तुम्हारी सेवा करते करते थक गई हूँ मैं। वह उनके कपड़े और सामान आंगन में फेंक देती है।
जिसे उठाकर ललिता और हरीलाल घर से निकल जाते हैं। दोपहर की कड़ी धूप में ललिता को लेकर हरीलाल अपने दोस्त के घर जाते हैं। वहां से उसका दोस्त अपनी पुरानी झोपड़ी में उन्हें रहने देता है। ये बहू ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। पहले मैं कुछ बर्तन, पानी और खाने की चीजें, जरूरी सामान मांग कर लाता हूँ। बेचारे गरीब हरीलाल की यह हालत हो गई थी कि उसने घर जाकर अपने दोस्त से जरूरी सामान मांगा और अपने घर लाया। आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जिंदगी में पहली बार मैंने भीख मांगी है। भगवान हमारी बहू को सद्बुद्धि दे। दोनों रोने लगते हैं और ऐसे ही उन्होंने जिंदगी काटना शुरू कर दी थी। जिंदगी अपनी चाल चलती रहती है। शहर में किसी फर्जी इन्वेस्टर ने किशन को धोखा दे दिया और उसके लाखों रुपए लेकर भाग गया। हे भगवान, मैंने अपनी बचत के पैसे तो गवा दिए और ऊपर से लाखों का कर्ज भी हो गया। मैं कहां से चुकाऊंगा? वह अपने घर चिट्ठी भिजवाता है। माधुरी, जो गहने 2 लाख में बनवाए थे और जो 60,000 की बचत है, सब मुझे भेज दो। मैं आकर सब कुछ बताता हूँ। माधुरी अन्य मन से सब पार्सल भिजवाती है और किशन घर आता है। कर माधुरी हैरान हो जाती है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे, माँ बाबा कहाँ हैं? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। किशन सब कुछ बताता है। माधुरी फूट फूट कर रोती है। फिर उन्होंने मुझे मारा भी। राम, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मेरी खुशी तुझसे देखी ही नहीं जाती। मुझे ये बताओ कि माँ बाबा कहाँ है? माधुरी चुप रहती है और ऊपर वाले को कोसने लगती है। किशन भड़क जाता है। बताओगी क्या हुआ है, या फिर मैं ही उन्हें ढूंढूं? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गए? माधुरी की बातें सुनकर किसान सीधा अपने माँ बाप के पास पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है कि माँ ने फटा सा कपड़ा ओढ़ रखा है। माँ, बाबा, आपकी ये हालत। बेटा, हमारा बेटा है। किशन, तू कहाँ चला गया था? माँ, बाबा, आपकी ये हालत। आपने एक बार भी मुझे खबर नहीं भिजवाई। क्या करते बेटा? बहू ने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बेटा, उस पर गुस्सा मत करना। बस उस पर पैसों का भूत सवार हो चुका है। मैं अभी उसका भूत उतारता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, उसे कुछ मत कहना। हम यहाँ पर ठीक है बेटा। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं बेटा, हम चारों एक साथ रहेंगे। कोई भी खुश नहीं रहेगा। चारों नहीं, तीनों। मैं माधुरी का आज से त्याग करता हूं। जिसने मेरी माँ और पिताजी को धक्का दिया, घर से निकाल दिया, उसे मैं अपने घर में अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकता। आपने सोच भी कैसे लिया? बेटा, ऐसा न कर। उसे समझने का एक मौका दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, घर मत तोड़। एक माँ अपने बेटे का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। अब इस उम्र में हमें वह दृश्य मत दिखा। तू ये बता, कैसे आना हुआ? तूने कुछ खाया भी? और ये कैसी हालत बना रखी है? सच कहते हैं लोग, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लगाव, चिंता और निस्वार्थ प्रेम सिर्फ माँ ही कर सकती है। बेटा, ये बता तुझे कैसे आना हुआ यहाँ? अरे माँ, मेरे साथ धोखा हो गया। मेरा सारा कमाया हुआ धन, पैसा और बचत सब चला गया। मैं सड़क पर आ गया। मैंने माधुरी से जेवर भी लिए, लेकिन कर्ज की वजह से सब चला गया। घर में एक भी रुपया नहीं है। बेटा, फिर तो माधुरी को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब उसे माफ कर दे। नहीं, मैं उससे रिश्ता तोड़ता हूँ।
अभी जाकर उसे बताता हूं। मेरे लिए मेरे माँ बाप से बड़ी दौलत कोई नहीं। देखो, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे किए की सजा आज तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफी भूल की मांगी जाती है, गुनाह की नहीं। बेचारे चल फिर और देख नहीं सकने वाले माँ बाप को तुमने उनके ही घर से निकाल दिया। माफ कर दो, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। जो माँ बाप को सड़क पर ले आए वो खुद भी कहीं के नहीं रहते। देखो, आज इस घर में 1 रुपया भी नहीं है और वहां पूरे गांव ने मेरे माँ बाप की मदद की है। उनके लिए वहां किसी चीज की कमी नहीं है। माँ बाप तो सबके लिए भगवान होते हैं। तुमने तो घर से भगवान को ही निकाल दिया। माफ कर दो किशन, आज से मैं उन्हें अपने माँ बाप से भी बढ़कर रखूंगी। अगर सास ससुर समझ कर रखा होता तो भी घर की ये हालत नहीं होती। घर की लक्ष्मी समझकर जिसे मैं यहां लाई, उसी ने मेरे घर को उजाड़ दिया। मैं बर्बाद हो गया। तुमने उन बेचारों का दिल दुखाया है। जाओ, मेरे माँ बाप से माफी मांगो, उनके पैरों में गिरो। यहां गिरने से कुछ नहीं होगा। उन्हें इससे घर लेकर आओ, फिर मैं कुछ सोचूंगा। माफ कर दीजिए माँ, बाबूजी, मैंने जो किया वो अन्याय था, पाप था। मुझे नासमझ समझकर एक बार माफ कर दीजिए। मेरे किए की सजा ऊपर वाले ने हमें दे दी है। अब मैं आपकी नौकर बनकर रहूंगी। अरे बेटा, घर की लक्ष्मी घर की नौकर नहीं कहलाती। तुम ऐसी बातें मत करो। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं घर और खेत के सारे काम करूंगी, को पैसे कमाने में भी मदद करूंगी।